इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में मौसम की मार लगातार जारी है। बारिश का अलर्ट दिया गया, नदियां उफान पर है। बाढ़ की चपेट में हरियाणा के कई जिले आ चुके हैं। अब ऐसे में कई एकड़ फसल बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। प्रभावित क्या आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो गई हैं। अब ग्राउंड जीरो से जींद लेन से हरियाणा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहां पर सैकड़ों गांव डूब चुके हैं, कई हाईवे बंद है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। खेत खलिहान मकान दुकान सब पानी पानी नजर आया है। तो इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, विजय राणा, और साथ ही हिसार से शशि नायर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगा विजय, जिस तरीके से बाढ़ बारिश के चलते अब हरियाणा पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहा है। अधिकतम जो जिले हैं वो या तो बाढ़ की चपेट में हैं या फिर बारिश के चलते वहां पर हाल फिलहाल बुरा हाल दिखाई दे रहा है। विजय बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। 15 से 16 जिले, अच्छा ज्यादा जिले इससे भी इस समय कह सकते हैं कि बाढ़ की चपेट में है, क्योंकि खेतों में पानी भर चुका है। और अभी तक अगर हम पंजीकरण की बात करें तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 6,40,000 एकड़ जो फसल है उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, यानी इतनी फसल प्रदेश में खराब हो चुकी है। हालांकि बाद में गिरदावरी इसकी करवाई जाएगी और किस तरह से सरकार मुआवजा देती है ये बात की बात है, लेकिन 6,40,000 एकड़ एक बड़ा आंकड़ा होता है। इसके अलावा हालांकि बारिश में थोड़ी राहत जरूर मिली है। हिमाचल में थोड़ी बारिश कम हुई है, हरियाणा में थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन खतरा जो है वो टला नहीं है। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुनानगर से लेकर करनाल, पानीपत, सोनीपत, आगे दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दक्षिण हरियाणा, पलवल का जो इलाका है लगातार बाढ़ के खतरे में इस समय बना हुआ है। और पलवल में कई जगह पर पानी घुसा हुआ है। करनाल की कई गांवों में खेतों में पानी घुस गया है और कई जगह पर लोगों ने घर भी खाली कर दिया है खतरे को देखते हुए। और इसके अलावा कई और जिलों में यमुना का पानी जो है वो खेतों में घुस चुका है। इसके अलावा घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर का खतरा लगातार बना हुआ है। और घग्गर से तो पंचकुला से लेकर हरियाणा के और आगे कई जिलों तक जो है घग्गर का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर जो तटबंध है वो टूटे हैं। और कल भी ऐसी खबरें सामने आई कि घग्गर का पंजाब के गाँव में घग्गर किनारा टूटा, जिसके बाद उसका पानी जो है वो एसवाइएल में ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके बाद एसवाइएल के किनारे पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर खतरा बढ़ गया, क्योंकि एसवाइएल पुरानी नदी है और बहुत समय से पुरानी नहर है और बहुत समय से उसका सफाई का काम नहीं हुआ है, मरम्मत का काम नहीं हुआ है, तो वहां पर खतरा इसका बढ़ गया है। साथ ही साथ क्योंकि अम्बाला में असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, कांगड़ी नदी उफान पर है और कांगड़ी नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो हुआ है और कई रिहायशी इलाकों में अम्बाला के वहां पर घुस चुका है, यानी अब रिहायशी इलाके भी हम नदियों की चपेट में आने लगे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का खतरा लगातार बना हुआ है। शाहबाद में कई जगह पर पानी घुस चुका है, खेत बड़ी संख्या में वहां पर खराब हुए, फसल खराब हुई है। तो इस तरह से लगभग उत्तर हरियाणा और पूरी जीटी जो बेल्ट है वहां पर नुकसान काफी देखने को मिल रहा है। और अब पलवल में जो है वो भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बहादुरगढ़ में भी कई इलाकों में जो है रिहायशी इलाकों में पानी कल तक घुस चुका था। और इसके अलावा अगर मौसम की बात करें, हालांकि बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं है। आज की बात करें दक्षिण हरियाणा के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग की ओर से किया गया है। जैसे कि नारनौल और महेंद्रगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन भिवानी और दिलारा जो क्षेत्र है वहां पर दारी क्षेत्र वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी उन ठीक है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ हिसार से शशि नायर हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब हिसार की अपडेट में एक बार जान लेते हैं। फिलहाल शशि नायर, क्या ताजा अपडेट आपके पास है हिसार को लेकर? कि नदी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो हिसार में नहीं, लेकिन अब की बार हिसार में हालात थोड़े सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। शशि
बिल्कुल सही। देखिए, हिसार में कोई भी ऐसी नदी तो नहीं है जो मुख्य रूप से जो हिसार से होकर निकलती हो या उसको टच करती हो, लेकिन फिर भी इस बार हिसार में जो स्थिति है, हालांकि वो जो स्थिति है वो ज़्यादातर माइनर्स के टूटने से, नहर के टूटने से बनी है। हिसार के बहुत से गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से डूबे हुए हैं और प्रशासन की कल जो पूरी टीम थी ज़िला उपायुक्त के निर्देशन में, कल वहाँ पर मौजूद थी। अधिकतर गाँवों का दौरा भी किया गया और साथ ही साथ उन गाँवों को लेकर ये बताया गया कि वहाँ पर तहसीलदार और जो डीडीपीओ हैं उनकी वहाँ पर फील्ड में नियुक्ति भी की गई है ज़िला प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाए कि अगर मैं हिसार शहर की बात करूँ तो हिसार शहर जो है वो पूरी तरह से फ़िलहाल सुरक्षित है। यहाँ पर किसी भी तरह की जल भराव की जो अमूमन बारिश में देखने को मिलता था वो भी इस बार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शायद उसके लिए तो ज़िला प्रशासन के इंतज़ाम पर हमेशा उंगली उठती थी, तो इस बार वो तैयार थे। लेकिन गाँव में जो हिसार के लगभग गाँव हैं, 50 से 60 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हुई। हालांकि अभी पिछले 2 दिन से हिसार में हल्की बारिश हुई है तो स्थिति थोड़ी सुधरती नज़र भी आ रही है, क्योंकि जो पानी है वो खेतों में भर चुका है और किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है अपनी फसलों को बचाने की, साथ ही साथ पशुओं के चारे के लिए भी। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 12,000 से ज़्यादा किसान, हिसार की बात कर रहा हूँ, 12,000 से ज़्यादा किसान 80,000 एकड़ भूमि के लिए, फसल के लिए अपने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ताकि उन्हें बाद में मुआवजा मिल सके। तो फिलहाल हिसार शहर वो पूरी तरह से सही है, सुरक्षित है। लेकिन जो हिसार के आसपास के गांव हैं, राजली है, बरवाला के काफ़ी गांव हैं, न्योली कला है और ये इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पर पानी भरने की खबरें हैं। और वहाँ पर पानी भरने में बस सिर्फ एक राहत की उम्मीद यही है कि कल और आज जो है, आज भी जैसे हल्की धूप निकली है, कल और आज में थोड़ी बारिश का ना होना शायद उनके लिए अच्छा है, क्योंकि किसानों से हमारी कल बात भी हुई तो उनका यही कहना था कि अगर आगे बारिश होती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक बारिश तो होगी, लेकिन मानसून की जो सक्रियता है वो उससे पिछले दिनों के मुकाबले में वो काफ़ी कम हो जाएगी और वो शायद नज़र भी आ रही है। कल भी अगर मैं हिसार और इसके आसपास की शायद, हालांकि दक्षिण हरियाणा में ज़रूर आपको बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में की बारिश होगी, लेकिन उसकी जो सक्रियता है, जो मानसून जो एक्टिव जिस नज़र से पिछले 3 दिनों में था वो कम नज़र आएगा। तो थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पूरे हरियाणा के संदर्भ की बात करें तो अभी तक हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी तो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन मैं हिसार की बात करूं कि अभी ऐसा कोई कंट्रोल रूम कोई स्थापित नहीं किया गया कि बाढ़ जैसी कोई स्थिति बने। अब प्रशासन की बार बार यही कहना है प्रशासन का कि वो तैयार है और स्थिति, लेकिन गांव में खासकर इस बार जो स्थिति है वो ख़राब हुई है। उसके एक बड़े कारण ये हैं कि चाहे वो यमुना हो, चाहे वो टांगरी न हो, सब तमाम जो हैं वो उफान पर हैं और उनके सटे हुए इलाकों में आपको बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं उनसे हटकर बात करूं, इन नदियों से हटकर बात करूं, तो जिस तरह से इस बार मानसून की बारिश हुई है, सामान्य से लगभग 48% बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है पूरे हरियाणा में, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और नहरों के में भी जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो कहीं ना कहीं दरार पड़ती है। और अगर हिसार की बात करूं, अकेले हिसार में लगभग 8 से 9 से ज़्यादा जो नहरें और माइनर हैं वो टूटे हैं, जिसके कारण जो है पूरी तरह से जो किसानों की फसलें हैं वो डूबी थी। लेकिन 50 से ज़्यादा गांव इससे इफेक्टेड भी हुए हैं हिसार के। और पूरे हरियाणा में लगभग, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी विजय ने बताया, कि पूरे हरियाणा में 11 से लेकर 15 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर गाँव में स्थिति जो है मानसून का प्रभाव आने वाले समय में कम होता हुआ नजर आएगा और एक राहत भी लोगों को आने वाले समय में मिलेगी। अब स्मार्ट सिटी और प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम का जिक्र अगर कर लें तो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से लाइव। अब देवेंद्र, आर्थिक राजधानी गुरुग्राम है हरियाणा की, लेकिन मानसून की बात करें तो ये पूरी तरह से आर्थिक राजधानी लबालब नजर आती है। इस पर सियासत भी पूरी तरीके से बल खाती है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो पूरी तरह से लबालब। हालिया स्थिति क्या है, मौसम कैसा गुरुग्राम में फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आज धूप निकली हुई है और यूं कहें कि एक जो चिंता की लकीरें जिला प्रशासन के माथे पर थी शायद वो आज कम हो जाएंगी।
और एक बड़ा कारण यही है कि लगातार जिस तरह से 1 तारीख को बारिश आई थी, उसके बाद से जो जलभराव हुआ था और शहर की अलग अलग सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आई थी। और यूं कहें कि इन गगनचुम्बी इमारतें और फर्राटे भरते हाईवे के बीच जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई वो शर्मसार करती हैं शहर को। और दावे और वादे जो प्रशासन की तरफ से किए गए थे, वो तमाम दावे और वादे इस पानी में तैरते हुए नजर आए थे। और यही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर साल, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम चीज़ें होती हैं, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर और तकदीर शहर की नहीं बदलती। यहाँ परेशान होना पड़ता है लोगों को। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पानी भरा, उसके बाद सड़कों में गड्ढे नज़र आए, तो एक सर्वे कराया गया है बाकायदा गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, जिसमें लगभग 5 से 7 पॉइंट ऐसे सुनिश्चित किए गए हैं जहां रोड चौड़े होने थे, चौड़ीकरण करना था उनका, वो नहीं किए गए, वो इंजीनियरिंग फॉल्ट है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, NHAI की कमियां रही हैं जिससे जाम लगता है। क्योंकि पुलिस की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है NHAI को कि किसी भी तरह की जो जाम की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बिलासपुर चौक हो, IMT चौक हो, हीरो होंडा चौक हो, तमाम ऐसे चौक हैं जहाँ एक लंबा जाम लगता है और एक्सीडेंट केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि आप यहाँ रोड और जो टूटे हुए हैं, जो गड्ढे हैं, उनको भरें। और इसी के चलते एक लंबा जाम लग रहा है। और फिलहाल इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस कमिश्नर और जिला उपायुक्त खुद सड़कों पर उतरे थे जब जलमग्न ये सड़कें नज़र आ रही थी। एक लंबा जाम लगा था, 3 से 4 घंटे लोगों को इस जाम में फंसा रहना पड़ा, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की समस्याएँ हर बारिश में नज़र आती हैं, हर बारिश के बाद जाम और जलभराव की समस्या से गुरुग्राम वासियों को जूझना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल उठाती हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुक्मरानों को अधिकारी जानकारी देते हैं, शायद वो गुमराह करते हैं। और यही कारण है कि वहाँ से कुछ और आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ आवाम का दर्द कुछ और ही नज़र आता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारी अपनी मनमानी के चलते शायद इस तरह के कदम उठाते, क्योंकि धरातल पर काम किए जाते नहीं हैं। और यही कारण है कि किस तरह से पूरी सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। और अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जैसे राजीव चौक का अंडरपास है, जिसमें सड़क का पानी पूरा भर दिया जाता है, जिसमें यूं कहें कि जो आसपास के झुग्गियों के बच्चे हैं वो यूं लग रहा है कि मानो स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हो। लेकिन वो एक अंडरपास है जो करोड़ों रुपए का तैयार किया था, और इसलिए तैयार किया था कि राजीव चौक पर जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएं, उन्हें जाम का सामना ना करना पड़े। लेकिन शायद वो करोड़ों रुपए आज उस पानी में तरबतर नजर आते हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि किस तरह की प्लानिंग, आज मुख्यमंत्री भी गुरुग्राम में, और इसको लेकर निश्चित तौर पर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होगी कि आखिरकार क्यों हर बार की तरह गुरुग्राम में पानी की निकासी नहीं हो पाती। क्योंकि नजफगढ़ ड्रेन है, जो कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से नजफगढ़ ड्रेन भी ओवरफ्लो हो रहा है। और यही कारण है कि गुरुग्राम नजफगढ़ बॉर्डर पर जो सोसाइटी गुरुग्राम शहर की बसी हुई हैं, उसके अंदर भी पानी भर गया है। तो इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। गगनचुम्बी इमारतों के नीचे का सच तस्वीरों से बयां होता है कि आखिरकार कितना इस बारिश के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, और किस तरह से जो अधिकारी दावे और वादे करते हैं वो शायद दावे और वादे इसी तरह से इस पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। चलिए ठीक है, देवेंद्र, शशि और विजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप और अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।